हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। वह संपूर्ण शासन का मुख्य आधार है, राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। इसके अलावा वह अपने दल और जनता का सर्वोच्च नेता होता है, देश का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिमंडल का प्रमुख, संसद का नेता। इस तरह से प्रधानमंत्री हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका और राजनीतिक शक्ति का प्रतिमान है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में काफ़ी विचार विमर्श के बाद ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया था। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य वास्तविक कार्यपालिका के रूप में है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई है कि मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था अब प्रधानमंत्रीय शासन व्यवस्था में बदलती जा रही है और प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में भी हम यही कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति और भूमिका दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती जा रही है। प्रधानमंत्री मुख्य प्रशासक, सत्ता का प्रमुख स्रोत, मुख्य नीति निर्माता तथा मुख्य राजनयिक के रूप में राष्ट्र के समक्ष उपस्थित हुआ है। प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का हम प्रयोग नहीं करें, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में ये देखने को मिला है कि कैबिनेट तथा समस्त शासन के संदर्भ में प्रधानमंत्री बहुत प्रमुख स्थिति को प्राप्त है और मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच प्रधानमंत्री एक अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर आया है। भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व्यवस्था का केंद्र बिंदु नहीं, अपितु वह संपूर्ण राष्ट्र का केंद्र बिंदु है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। संविधान में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका तात्पर्य यह है कि भारत में भी लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाएगा और इस प्रकार सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति को कोई विवेक अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि लोकसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ स्थितियों में जब बहुमत प्राप्त नहीं होता है, उस समय या मिले जुले दलों की सरकार बनती है, उस समय प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विवेक शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और भूमिकाएं, सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। वह अन्य मंत्रियों का चयन करता है, उनके मध्य विभागों को विभाजित करता है और उनके त्यागपत्र को स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री की शक्तियां और भूमिकाएं निम्न है। पहला है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। हमारे यहाँ आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का आधार स्तंभ है और मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी पदच्युति और मंत्रियों के मध्य विभागों के बंटवारे में प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका रहती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह भारत का प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के निर्माण,
जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री और वो सब मिलकर एक कार्य करते हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिति यह है कि मंत्रिपरिषद की स्थिति अब एक सलाहकार परिषद जैसी हो गई है। सारे कार्यों का संपादन प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों की सहायता और परामर्श से हो रहा है, लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि मुख्य जो निर्णय लिए जाते हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री कुछ व्यक्तियों की सलाह से ही निर्णय लेते हैं। इस तरह से अधिकांश निर्णय लेने का जो कार्य किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। हम देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद हमारे यहाँ जो भी निर्णय लिए गए नेहरू जी के समय, वो नेहरू जी के द्वारा ही लिए गए। उसके बाद इंदिरा गांधी के 15 वर्ष के प्रधानमंत्री काल में भी यही स्थिति रही कि जो भी निर्णय भारतीय राजनीति से संबंधित या शासन संबंधी जो निर्णय लिए गए उसमें मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रही। उसके बाद यदि हम जो भी शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहा उसके द्वारा कैबिनेट उसके सामने महत्वहीन हो गई और मुख्य निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए गए। इसी तरह से मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। प्रधानमंत्री ही यह निश्चय करता है कि मंत्रिमंडल में किन को सम्मिलित किया जाएगा और प्रधानमंत्री चाहे तो दल के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण भी अपनी इच्छा के अनुसार करता है। वह चाहे जब मंत्री के पदों में या उनके विभागों में परिवर्तन कर सकता है और यदि वह किसी मंत्री के कार्य से असंतुष्ट हो तो उनसे त्यागपत्र भी मांग सकता है। प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो किसी मंत्री को पदोन्नत या पदोन्नत करने का अधिकार है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाहियों का जो संचालन किया जाता है वो प्रधानमंत्री करता है। इस तरह से प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद की एकता और सुदृढ़ता को कायम रखता है। तो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने का और संचालित करने का जो कार्य किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री की दूसरी शक्ति संसद के संदर्भ में है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद गठित करने के लिए आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री यह पद इसी आधार पर प्राप्त करता है कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। यह सत्य है कि प्रधानमंत्री की शक्ति और प्रभावशीलता इस बात के ऊपर निर्भर होती है कि लोकसभा में उसके पास कितना बहुमत प्राप्त है तथा उसका स्थायित्व है। यदि प्रधानमंत्री अपने दल का प्रभावशाली सदस्य होता है, उसके दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, तो प्रधानमंत्री विधायी क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में और नीतियों के निर्धारण में संसद का पद प्रदर्शन करने का कार्य करता है। वह संसद में मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करता है। महत्वपूर्ण विधेयक उसके द्वारा ही प्रस्तुत करवाए जाते हैं। वह सरकारी नीति के मुख्य विषयों के संबंध में घोषणाएं करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भाषण देता है। मुख्य विधेयक प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही तैयार करवाए जाते हैं। देश की जो आर्थिक तथा विदेश नीति और वार्षिक बजट के निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बजट उसके निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। इस तरह से संसद के संदर्भ में प्रधानमंत्री प्रभावशाली नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री की कार्य और शक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य मुख्य कड़ी का कार्य करता है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों तथा प्रशासन संबंधी अन्य बातों की सूचना राष्ट्रपति के विचारार्थ मंत्रिमंडल के समक्ष रखता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण हाथ रहता है, क्योंकि वह निर्वाचक मंडल का सदस्य होने के साथ साथ संसद का नेता भी होता है। वह राष्ट्रपति का प्रमुख परामर्शदाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वह प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही किया जाता है।
राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए वह बैठक में भाग नहीं लेता। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच इस रूप में एक कड़ी का कार्य करते हैं। भारतीय राजनीति की कार्यप्रणाली के संदर्भ में यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संवैधानिक राज्य प्रधान है और राष्ट्रपति और भारतीय राजनीति की व्यवहारिक स्थिति में कभी कभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य अनेक बार संघर्ष की स्थिति भी आई है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो पारस्परिक संबंध हैं वो अनेक तत्वों पर प्रभावित होते हैं, जैसे राजनीतिक परिस्थितियां, उस समय की घटनाएं, दोनों का व्यक्तित्व और सत्तारूढ़ दल में दोनों की स्थिति, जनता में दोनों की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री के दल, कैबिनेट, संसद और उसमें प्रधानमंत्री की स्थिति। यदि हम देखें तो प्रारंभिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बहुत शक्तिशाली रूप से कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि नेहरू जी उस समय काफ़ी प्रभावशाली थे, लेकिन बहुत सी बार उनके मध्य मतभेद की स्थिति आई। इंदिरा गांधी ने एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करा और उनके समय जो भी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद रहे, बाद में ज्ञानी जेल सिंह रहे, लेकिन वो बहुत उन्हीं प्रधानमंत्री के अंडर में रहकर ही उन्होंने एक तरह से कार्य करा, इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे। लेकिन नीलम जनता दल के समय नीलम संजीव रेड्डी ने एक सशक्त राष्ट्रपति के रूप में भूमिका निभाई और बहुत सी बार वो प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली साबित हुए। जैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मंत्रिमंडल की सिफारिश को उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। इस तरह से यदि हम देखें तो भारतीय संदर्भ में कभी कभी प्रधानमंत्री की तुलना में सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री ही ज़्यादा प्रभावी रहे, लेकिन राष्ट्रपति जब मिलीजुली दलों की सरकार थी या कोई शक्तिशाली राष्ट्रपति नहीं था, तब प्रधानमंत्री नहीं था सॉरी, तब राष्ट्रपति ने एक सशक्त भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री और दल। प्रधानमंत्री संसद का नेता होने के साथ साथ अपने दल का भी नेता होता है। भारत में दल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अधीन ही होता है। हमारे यहाँ अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और उस समय नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ दल के अध्यक्ष भी रहे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिंह राव प्रधानमंत्री के साथ साथ दल के अध्यक्ष भी बने रहे। इस कारण प्रधानमंत्री का दल पर पूर्ण नियंत्रण रहा। सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन रहे हैं और प्रत्याशियों के चयन में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण रही। दल के सदस्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही राजनीतिक गतिविधियां निश्चित करते थे। वर्तमान में यदि हम देखें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी अपने दल में सशक्त भूमिका है और दल में वो सर्वोपरि हैं और दल उनके निर्देशों के अनुसार ही उनके अनुसार ही कार्य करता है। प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता के रूप में प्रधानमंत्री की एक भूमिका देश के सर्वोच्च नेता के रूप में रही है। प्रधानमंत्री देश का नेता और कुशल शासक होता है। सिद्धांत रूप से ना सही, लेकिन व्यवहार में देश का समस्त शासन उसकी इच्छा अनुसार संचालित होता है। वह व्यवस्थापका से अपनी इच्छा से कानून बनवा सकता है, संविधान में संशोधन करवा सकता है और मंत्रिपरिषद में भी उसकी स्थिति सर्वोपरि रहती है। कभी कभी प्रधानमंत्री इसलिए जब भी देश के समक्ष कोई भी समस्या आती है तब सभी सदस्य प्रधानमंत्री के रूप में की ओर देखते हैं, क्योंकि उन्हें ये रहता है कि प्रधानमंत्री ही उनको इस समस्या से निदान दिलवा सकते हैं। तो देश की जनता, संसद, राज्य हो या प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल हो, हर कोई नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री की ओर देखता है और व्यवहार के अंतर्गत प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति ने ही इस पद की शक्तियाँ और सम्मान में बहुत वृद्धि की है। प्रधानमंत्री और नीति निर्माण। भारत की परराष्ट्र एवं राष्ट्र नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत प्रभावशाली रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय देश की नीतियों का निर्धारक होता है। सभी मंत्रियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण नीतियों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।
जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, बैंक के राष्ट्रीयकरण, संविधान संशोधन संबंधी जो भी क्रांतिकारी निर्णय लिए गए वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए गए। वर्तमान में यदि हम देखें तो आर्टिकल 370 को हटाना या इस संबंध जीएसटी या नोटबंदी जो भी डिसीजन लिए गए उसमें वो प्रधानमंत्री के ही निर्णय थे। वस्तुतः प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारक होता है। सभी नीतियों में वह सरकार का प्रमुख वक्ता होता है और इस नाते वह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है। अन्य देशों के मध्य जो संधि या समझौते किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं और इस तरह से प्रधानमंत्री की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य, ये प्रधानमंत्री के मुख्य कार्य हैं। इनके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। भारत में परराष्ट्र एवं गृह नीति के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नीति निर्माता होता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय देश की नीति का निर्धारण का प्रमुख स्रोत है। आपातकाल में प्रधानमंत्री की शक्तियों में अपार वृद्धि हो जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अर्थनीति के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय कोष पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है और बजट उसी के निर्देशन में तैयार होता है। भारत के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं वे भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही स्वीकृत की जाती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य विविध प्रकार के हैं और प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र का केंद्र बिंदु है तथा सरकार का स्वामी है और इस तरह से भारत में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो बहुत सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री की स्थिति, यदि हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री के पद को देखें तो यह सबसे महत्वपूर्ण पद है। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो जाता है तो इस पद का महत्व निरंतर बढ़ता रहता है। प्रधानमंत्री के पद की स्थिति उसके पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और प्रधानमंत्री मुख्य प्रशासक, मुख्य नीति निर्माता, मुख्य राजनयिक के रूप में रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी, इंदिरा गांधी जैसे कुशल और आकर्षक प्रतिभा वाले नेताओं ने क्रियाशील होकर राष्ट्र को स्थायित्व प्रदान किया है। भारत में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता है और देश की परराष्ट्र, वित्त एवं सुरक्षा नीति के निर्माण में उसकी मुख्य भूमिका रहती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समान ही भारत के प्रधानमंत्री का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्व है और उसकी स्थिति करिश्माई व्यक्तित्व वाली है। भारत में प्रधानमंत्री के हाथों में इतनी अधिक शक्तियाँ हैं कि वह काफ़ी शक्तिशाली बन गया है। भारत में प्रधानमंत्री की जो यह स्थिति है यह कुछ तथ्यों पर निर्भर करती है। आम निर्वाचन में प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के ऊपर निर्भर होना। भारतीय प्रधानमंत्री की जो स्थिति है, यदि हम भारत में निर्वाचनों को देखें, आम निर्वाचनों को देखें तो अधिकांश आम निर्वाचन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के आधार पर लड़े गए हैं। जैसे कि 1970 प्रारंभिक स्तर पर जो भी आम निर्वाचन हुए वो पंडित नेहरू के नाम पर लड़े गए। बाद में 1971 के बाद जो इलेक्शन हुए वो इंदिरा गांधी के नाम पर लड़े गए। इसी तरह से पुनः जब इंदिरा गांधी 80 में वापस आई तब वो जो निर्वाचन था वो प्रधानमंत्री के पद के आधार पर लड़ा गया। और यदि हम वर्तमान में देखें तो 2014 का आम चुनाव और उसके बाद का जो 2019 के जो आम चुनाव हुए वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही लड़े गए। तो आम निर्वाचन में जब भी कोई आम निर्वाचन प्रधानमंत्री
पद के उम्मीदवार के आधार पर लड़े गए, उन्होंने प्रधानमंत्री की जो स्थिति है इसको सुदृढ़ बनाने का कार्य करा, क्योंकि भारतीय जनता में प्रधानमंत्री पद के का कौन उम्मीदवार है इस आधार पर ही अपना मत दिया, और जब उन्होंने उन्हें पूर्ण बहुमत प्रदान करा तो उससे प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो सुदृढ़ हो गई। तो प्रधानमंत्री की स्थिति को सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग करने में आम निर्वाचन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के आधार पर जो लड़े गए और यदि उन्होंने बहुमत प्राप्त करा तो उससे दल में, राष्ट्र में प्रधानमंत्री की स्थिति सर्वोच्च हुई है। यदि हम देखें तो भारत के प्रधानमंत्री को हम समकक्षों में प्रथम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इतनी अधिक व्यापक शक्तियां हैं कि यदि वह उन शक्तियों का प्रयोग करें तो प्रधानमंत्री की शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति से ज़्यादा होंगी। भारत में, जैसा कि हम अभी बात करी थी कि भारत में जो जन निर्वाचन है वो वस्तुतः प्रधानमंत्री का निर्वाचन ही है। 1971, 1980, 1984, 1989, 2014 ये जो सब निर्वाचन हैं वो व्यक्तित्व के चुनाव थे, और जिस प्रकार अमेरिका में राष्ट्रपति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से भारत में भी प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व ही चुनाव में छाया रहा, और उसने प्रधानमंत्री पद की स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य करा। भारत के प्रधानमंत्री न केवल समकक्षों में प्रथम है, बल्कि मंत्रिमंडल की जो धुरी है वो सब प्रधानमंत्री के चारों ओर घूमती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के निर्माण करना, मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण और उनका अपने पद पर बना रहना प्रधानमंत्री के रूप में निर्भर करता है। हम यदि बहुत सारे उदाहरण देखें तो बहुत सी बार यदि कोई प्रधानमंत्री किसी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहता है, चाहे उसकी दल में महत्वपूर्ण स्थिति थी, तो भी उसे अपने पद से हटना पड़ा। लेकिन कभी कभी जब प्रधानमंत्री की दल में महत्वपूर्ण स्थिति नहीं रही, वो सशक्त नेता नहीं रहा, या उसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं था, तब प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो दुर्बल हो गई। उदाहरण के तौर पर हम मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिंह राव, एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल को देख सकते हैं। उनके समय प्रधानमंत्री पद की स्थिति दुर्बल हो गई थी, और उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये सब प्रधानमंत्री पद के ये जो सब प्रधानमंत्री थे ये मिलीजुली सरकार के नेता थे, और मिलीजुली सरकार के नेता होने के कारण जो अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनका इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहा, और दल में इनकी स्थिति क्योंकि सुदृढ़ नहीं थी, इनके दल को बहुमत प्राप्त नहीं था, ऐसी स्थिति में ये कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। इनके समय प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार होने के कारण बहुत सी बार प्रधानमंत्री जो निर्णय लेना चाहते थे उन निर्णयों को वो नहीं ले पाए। प्रधानमंत्री के रूप में यदि हम प्रधानमंत्री की स्थिति को देखें तो प्रधानमंत्री की स्थिति प्रधानमंत्री के चमत्कारिक व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। यदि प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार का व्यक्तित्व यदि चमत्कारी रहा तो उसने एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करा है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व चमत्कारिक था, नेहरू जी का व्यक्तित्व चमत्कारिक था, और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व चमत्कारी है। और तीनों की यदि हम स्थिति को देखें तो नेहरू जी ने अपने व्यक्तित्व के आधार पर, इंदिरा जी ने अपने व्यक्तित्व के आधार पर, मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व चमत्कारिक या करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर प्रधानमंत्री पद को बहुत शक्तिशाली बना दिया है। इसके विपरीत जब कोई साधारण व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री इस पद पर रहे, जैसे कि आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा आदि या चंद्रशेखर, तब प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो निर्बल हुई है, क्योंकि ना तो वो दल के नेता बन पाए, ना वो राष्ट्र के नेता बन पाए, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पद की स्थिति दुर्बल रही है। तो यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व हैं। प्रधानमंत्री को अपने राजनीतिक दल में
प्राप्त स्थिति, देश की राजनीति में प्रधानमंत्री के दल की क्या स्थिति है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी हैं और व्यवहारिक राजनीति में प्राप्त सफलताएं और असफलताएं प्रधानमंत्री की स्थिति को निर्भर करती हैं। जब जब लोकसभा में प्रधानमंत्री के दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त रहा है, तब तब प्रधानमंत्री ने शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करा है। तो हम देखें तो भारत के प्रधानमंत्री की जो स्थिति रही है वो इन सब तथ्यों के ऊपर आधारित रही है और उसने प्रधानमंत्री पद को शक्तिशाली बनाया है या दुर्बल बनाया है, ये सब इन तथ्यों के ऊपर निर्भर हो